हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने देखा था जो भी कोर्स ऑफ वॉर, बैकग्राउंड, सब कुछ हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को देखेंगे, जो कि हुई थी, मतलब ये लड़ी गई थी 1803 यानी 1803 टू 1805 के बीच में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो लगा कैसा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं, इसका, इस वॉर का बैकग्राउंड क्या रहा। तो बेसिकली पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जब नारायण राव पेशवा जो थे उनकी मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्यूलोसिस से, तो उसके बाद उनके बेटे को, सबसे पहले तो रघुनाथ राव खुद पेशवा बन गए थे, बट उसके बाद उनके बेटे को पेशवा बनाया गया था नाना फडणवीस और जो 12 भाई काउंसिल थी के द्वारा। पेशवा बनाया गया था माधवराव नारायण, या फिर यहाँ पे माधवराव नारायण या फिर सवाई माधवराव, इन्हीं का नाम था। तो इनको पेशवा बनाया गया था। अब होता क्या है कि ये जो पेशवा माधवराव नारायण होते हैं, ये 1795 में शनिवार वाड़ा से एक दीवार से मतलब कूद के छलांग लगा के सुसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये नाना फडणवीस के कारण ही ये सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये पेशवा थे, लीगल पेशवा तो यही थे, लेकिन काम जो भी था वो नाना फडणवीस कर रहे थे। इनको कोई मतलब मौका ही नहीं देते थे कुछ करने का, इसलिए ये स्ट्रेस में आके इन्होंने सुसाइड कर ली। अब जब ये सुसाइड कर लेते हैं 1795 में, तो अब रघुनाथ राव को जब पेंशन पे रखा जाता है, तो रघुनाथ राव जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं तो अब मेरी उम्र हो चली है तो मैं तो पेंशन पे रह जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, कम से कम उनको तो रख लो। तो रघुनाथ राव के बच्चों को रख लिया जाता है। अब उन्हीं बच्चों में से बाजीराव टू होते हैं, जो रघुनाथ राव के ही बेटे होते हैं। तो जब नारायण राव यानी नारायण राव टू या फिर पेशवा माधवराव नारायण जो होते हैं, उनकी मृत्यु होती है सुसाइड करके, जब वो अपनी उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद पेशवा बनाया जाता है बाजीराव टू को। अब ये वॉर्थलेस सन होते हैं, वॉर्थलेस इन द सेंस मतलब इन ये कैपेबल नहीं होते हैं, बट अब कोई था ही नहीं तो किसे बनाया जाए, तो बाजीराव टू को यहाँ पे पेशवा बनाया जाता है। और नाना फडणवीस जो होते हैं वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ मिनिस्टर के तौर पे सर्व करते हैं, इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अब नाना फडणवीस और बाजीराव टू में बनती नहीं है, पहले भी रघुनाथ राव से तो इनकी नहीं बनती थी, तो बाजीराव टू से भी नहीं बनती है। तो दोनों में कुछ ना कुछ यानी दोनों में खटास कुछ ना कुछ हो ही जाता है, दोनों आपस में मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दुश्मनी रहती है, आपसी दुश्मनी, आपसी मतभेद रहता है। अब इसका फायदा ब्रिटिशर्स उठाते हैं, इनको मौका मिल जाता है मराठा के अफेयर में इंटरवीन करने का। अब इनमें जो एडेड एडवांटेज है, इसका एडवांटेज उन्हें तब मिलता है जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 1800 में। यानी जब नाना फडणवीस 1800 में मर जाते हैं, उसके बाद इन ब्रिटिश को और भी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है इसमें इंटरवीन करने का, क्योंकि जब तक नाना फडणवीस थे तब तक ये मतलब एक अच्छा खासा लीडर थे, ये सबको साथ में लेके चल रहे थे, जो भी मराठा चीफ्स वगैरह थे। लेकिन इनकी मौत के बाद जब ये मर जाते हैं, उसके बाद तो फिर मराठा चीफ जो होते हैं वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो इसका फायदा उठाते हैं ब्रिटिशर्स। अब कैसे उठाते हैं वो हम देखते हैं। तो कोर्स ऑफ वॉर को हम समझते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था 5 इंपॉर्टेंट जो मराठा चीफ थे, उनका नाम भी मैंने पहले वीडियो में बताया था। जो बड़ौदा के गायकवाड़ हो गए, फिर भोसले हो गए नागपुर के, पेशवा हो जाते हैं पुणे के, फिर ग्वालियर के सिंधिया हो गए, और होलकर इंदौर के। तो इनके बारे में मैंने बताया था। अब ये करते क्या है कि इन दोनों में यानी सिंधिया और होलकर में आपस में झगड़ा वगैरह होने लगता है, ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। और ये जो पेशवा होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सिंधिया को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मराठा चीफ थे जो कि पहले कॉन्फेडरेसी में थे, इन पे कंट्रोल था पेशवा का। अब पेशवा जो होते हैं वो भी एक मराठा चीफ की तरह ही रह जाते हैं, इनका इन सभी पे कंट्रोल नहीं होता है, सब अपना अपना देख रहे होते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हो। जो कंट्रोल पहले था बाजीराव वन के दौरान जो बनाया था उन्होंने, वो कंट्रोल अब नहीं रहा, सब अलग अलग आपस में ही इन सभी में झगड़ा होने लगता है। तो सिंधिया और होलकर आपस में झगड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे पेशवा सपोर्ट करते हैं सिंधिया को। अब होलकर के जो किंग थे, ये थे जसवंत राव होलकर। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपना कैंपेन स्टार्ट किया अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने का, और साउथ इंडिया में इन्होंने विठू जी जो कि इनके भाई थे, इनको इन्होंने भेजा। अब बेसिकली जब ये कर रहे थे साउथ इंडिया में, जब इनको भेजा तो पेशवा को ये सही नहीं लगा कि बिना आप परमिशन के कैसे आप अपना कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट करा सकते हो, आप अपना एम्पायर एक्सपैंड करना चाहते हो। तो अब होता क्या है कि पेशवा जो होते हैं यानी पेशवा बाजीराव टू जो होते हैं वो आदेश देते हैं कि विट्ठू जी की हत्या कर दी जाए।
और इन्हें ब्रूटली मार दिया जाता है, मतलब ब्रूटली इन द सेंस इन्हें हाथी से कुचलवा के मार दिया जाता है विट्ठू जी की। तो 1 अप्रैल 1801 को यहाँ पे विट्ठू जी की मौत हो जाती है, इनका मर्डर कर दिया जाता है, जो कि जसवंत राव होलकर के भाई थे। अब इससे जसवंत राव होलकर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हमारे भाई को आप मार दीजिएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब जसवंत राव करते क्या है, जसवंत राव इन दोनों पे अटैक कर देते हैं, यानी पेशवा और सिंधिया इन दोनों की कंबाइंड आर्मी पे अटैक करते हैं। तो पेशवा और सिंधिया के आर्मी पे अटैक करके जसवंत राव जो होते हैं इन्हें हरा देते हैं 25 अक्टूबर 1802 को। अब ये बैटल होता है हड़पसर में, जो कि पूना के पास में होता है। तो यहाँ पे हड़पसर में यहाँ पेशवा और सिंधिया को हरा दिया जाता है जसवंत राव के द्वारा। अब होता क्या है कि जसवंत राव जब इनको हराते हैं तो ये बाजीराव टू जो थे उनको पेशवा के पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये तो हार गए हैं। और यहाँ पे विनायक राव को पेशवा के तौर पे बिठाया जाता है, पेशवा के सीट पे बिठाया जाता है, जो कि अमृत राव के बेटे होते हैं। अब ये अमृत राव कौन है, तो बेसिकली अमृत राव जो थे वो रघुनाथ राव के अडॉप्टेड सन थे। अडॉप्टेड सन मतलब इन्होंने अमृत राव को गोद लिया था। तो अमृत राव के जो बेटा होते हैं यानी अमृत राव के सन विनायक राव को अब पेशवा के सीट पे बिठाया जाता है। ऐसा इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि ये जसवंत राव होलकर की बात मानेंगे, क्योंकि ये मतलब ऐसा चाहते थे, ये खुद भी बैठ सकते थे लेकिन इन्हें पता था कि अगर ये बैठ जाएंगे तो बाकी जो मराठा चीफ्स वगैरह हैं वो इनके खिलाफ कुछ ना कुछ मतलब वॉर जरूर स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि पेशवा की फैमिली से किसी को बिठा दिया जाए, तो इन्होंने विनायक राव को बिठाया ताकि ये इनकी बात भी माने और इनका काम भी होता रहे। तो जसवंत राव होलकर ने विनायक राव को पेशवा की सीट पे बिठा दिया। अब जब विनायक राव पेशवा बन जाते हैं तो बाजीराव टू तो बेसिकली पेशवा बनना चाहते थे, ये जब हट गए, यहाँ पे आपको बाजीराव टू दिख रहे हैं, तो ये बाजीराव टू तुरंत ही भाग के जाते हैं ब्रिटिश के पास यानी इंग्लिश के पास जाते हैं बसीन में, जहां पे ये 31 दिसंबर 1802 में एक ट्रीटी साइन करते हैं, जो ट्रीटी ऑफ बसीन होता है 1802 वाला। तो ब्रिटिशर्स के साथ ही उन्होंने ट्रीटी साइन करी। अब इस ट्रीटी में था क्या क्या, एक तो ये था कि कंपनी जो है वो अपनी नेटिव इन्फेंट्री भेजेगी इनके पास, जिसमें लगभग 6000 या उससे ज्यादा ट्रूप्स होंगे, और फील्ड आर्टिलरी और यूरोपियन आर्टिलरी मेन भी अटैच होंगे, मतलब ये सब चलाने वाले लोग भी अटैच होंगे। और इनका आर्टिलरी जो था वो बहुत ही तगड़ा था, सही था उस टाइम पे। और साथ ही साथ ये परमानेंटली स्टेशन कर देंगे उन टेरिटरीज पे, मतलब ये जो आर्मी वगैरह इन्फेंट्री है इनका, ये परमानेंटली इनके टेरिटरी में रहेंगे, वहां पे रह के इनकी रक्षा करेंगे। अब बेसिकली ये जो परमानेंटली स्टेशन करने का जो ये था, ये स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि इन्होंने अपनी इन्फेंट्री को इनके टेरिटरी में घुसा दिया है, जो परमानेंटली इनकी देखभाल करेंगे। देखभाल तो क्या ही करेंगे, अपने इंटरेस्ट को वहां पे देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट सही से चल रहा है कि नहीं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो सही से मतलब ये काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अब हम इन पे नजर भी रख सकते हैं। इनका इंडिपेंडेंस एक तरह से चला गया, पेशवा जो थे उनका इंडिपेंडेंस चला गया, जो भी होगा यही यही देख रहे हैं। दूसरा, इन्हें बोला गया कि आप कंपनी को सीड करोगे यानी सौंपोगे वैसा टेरिटरी जिससे हमें इनकम हो 26 लाख रुपए की, मतलब हमें 26 लाख रुपए तक की इनकम होने वाली टेरिटरी को आप हमें सौंप दोगे। फिर सूरत को आप सरेंडर कर दोगे हमें। फिर आप जो निजाम्स डोमिनेशन यानी आपने जिस भी निजाम के रीजन पे आपने कब्जा किया और वहां से आप जो चौट वसूल कर रहे हो, चौट बेसिकली एक प्रकार का टैक्स था, मतलब जो भी निजाम टैक्स लेते थे उसका 1/4 टैक्स था। तो ये टैक्स जो आप ले रहे हो वो टैक्स आप नहीं लोगे अब। फिर दूसरा कि अगर आप निजाम या गायकवाड़ से कोई बात करोगे तो उसमें हमें यानी कंपनी को एज ए मतलब आप मतलब हमें यहाँ पे आपको रखना होगा, हम जो भी पंच के तौर पे हम देखेंगे, हम फैसला हम लेंगे, आप बात करोगे बट फैसला हम लेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो इनका भी पावर मिल गया ये। फिर दूसरा कि अगर हम वॉर वगैरह कोई भी नेशन मतलब किसी भी अदर यूरोपियन नेशन को आप इंप्लॉयमेंट के तौर पे मतलब आप उसको अपने इंप्लॉय के तौर पे नहीं रखोगे, इंग्लिश के अलावा। इंग्लिश को आप रख सकते हो बट ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी और यूरोपियन नेशन के लोगों को आप इंप्लॉयमेंट के तौर पे नहीं रखोगे। और मतलब अगर वॉर वगैरह हो तो तब तो बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरा, जो भी आपका फॉरेन अफेयर्स होगा वो ब्रिटिश कंट्रोल करेगी, यानी ये इंग्लिश के कंट्रोल में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ से अब वो रिवेन्यू भी मतलब रिवेन्यू का राइट भी इनसे चला गया। दूसरा, फॉरेन अफेयर का राइट भी चला गया, ये इंडिपेंडेंट होकर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, जो भी होगा ब्रिटिश के कंट्रोल में ही होगा सब कुछ। तो यहाँ से ब्रिटिश को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया था। ऑल दो ये इस टाइम पे पेशवा नहीं थे क्योंकि इन्हें पेशवा के पद से हटा दिया गया था, बट ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हमें परमानेंटली अगर स्टेशन करना होगा, परमानेंटली हमें अपने फोर्स या फिर ट्रूप्स को डिप्लॉय करना होगा वहां पे, तो हमें पहले इनसे परमिशन तो लेनी ही होगी। तो ये अच्छा मौका है इनसे परमिशन लेने का, और इस तरह से ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुआ 1802 में।
अब जब देखा इन्होंने, और बेसिकली ये सब्सिडियरी अलायंस का ही, ये सब जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सब्सिडियरी अलायंस का ही था। तो अब यहाँ पे जब सिंधिया और भोसले देखते हैं कि इन्होंने तो सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया, अब सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बाद सिंधिया और भोसले को लगता है कि यहाँ से तो मराठा का इंडिपेंडेंस चला जाएगा, तो ये मराठा के इंडिपेंडेंस को सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में इंग्लिश आर्मी जो होती है वो वॉर लड़ती है और इनके कंबाइंड आर्मी को, यानी सिंधिया और भोसले के कंबाइंड आर्मी को ये हरा देती है, और इनसे अलग अलग सब्सिडियरी ट्रीटीज साइन किया जाता है। तो इनको भी हरा दिया गया, सिंधिया और भोसले को। अब होता क्या है कि 1804 में यशवंत राव होलकर होते हैं, वो अब एक अटेम्प्ट, मतलब आखिरी अटेम्प्ट ये होता है कि अब ये करते क्या है कि बाकी जो इंडियन रूलर्स होते हैं उनसे कोलाई करते हैं, कोलिएशन करते हैं। कोलिएशन मतलब उनके साथ जाके मिलके, मतलब कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलो और इन ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश के अगेंस्ट फाइट करो हमारे साथ, ताकि इनके साथ भगाया जाए, इनको भगाया जाए यहाँ से। लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल होती है, ये अटेम्प्ट भी अनसक्सेसफुल चला जाता है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर इन्होंने ब्रिटिशर जो थे उन्होंने भोसले को हराया दिसंबर 17 1803 में, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन हुआ। फिर सिंधिया को इन्होंने हराया 30 दिसंबर 1803 यानी 1803 को, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव साइन किया गया। फिर होलकर को इन्होंने हराया 1806 में, और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन किया गया। और इस तरह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पे मतलब खत्म हो गया एक तरह से, और ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है अब इसके बाद। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको लगा कैसा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।